कभी कभी इंसान अपने ही घर की दीवारों में वो रहस्य छुपा लेता है जिसे अगर बाहर निकालो तो हवा तक कांप उठती है। ये इंसिडेंट भी एक ऐसे ही आदमी का है जो अपनी मुंबई की भागती हुई जिंदगी से निकलकर अपने हिमाचल के पुराने गांव के पुराने घर को लौट आता है, जहां उसकी बचपन की यादें हैं, पर अब कुछ और भी है। ऐसा कुछ जो दिखता नहीं पर महसूस होता है। उसके मन में जलन, धोखा, ईर्ष्या, लालच, ये सब कुछ है जो धीरे धीरे उसे अंधेरे की ओर खींचते जा रहा है। पर इस रियल इंसिडेंट में असली मोड़ तब आता है जब इस व्यक्ति की माँ और पत्नी मंदिर जाते समय अचानक से रहस्यमय तरीके से मर जाते हैं। वो गुजर जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है एक रहस्यमय तरीके से। क्या ये एक हादसा था या किसी के अंदर छुपी नफरत का अंजाम? मैं हूं अंकित और आप सुन रहे हैं थ्रिल टेल्स, जहां हर कहानी में सन्नाटा भी कुछ कहता है। आज का ये जो इंसिडेंट है वो दीपक के साथ हुआ है। दीपक की फैमिली बहुत बड़ी है और दीपक एक जॉइंट फैमिली में रहता है। दीपक की उम्र करीबन 35 साल है। दीपक का एक छोटा भाई है जिसकी उम्र 28 साल है और उसकी शादी नहीं हुई। दीपक की शादी हो चुकी है। उसकी वाइफ का नाम है रीना। उसकी 2 बेटियां भी है, ज्योति और मेघा। ज्योति की उम्र है 12 साल और मेघा की उम्र है 10 साल। और इनकी फैमिली में दीपक और सत्यम के पापा और मम्मी भी हैं जो बुजुर्ग हो चुके हैं काफ़ी। ये दोनों भी हैं और ये कंप्लीट फैमिली है। ये हिमाचल के एक पुराने गांव में रहते हैं। अब ये पूरी फैमिली गांव में एक साथ रहती है सिवाय दीपक के। दीपक अकेला मुंबई में है, मुंबई में जॉब करता है और कई सालों से जॉब कर रहा है वहाँ। बीच बीच में कभी कभार अपने गाँव, अपने घर हिमाचल आता है। अब उसकी आदत, उसके अंदाज इतना ख़राब हो चुका है दीपक का कि वो मुंबई में पैसे कमाता है, खुद ही पे उड़ाता है, नशे करता है, दारू पीता है, वो सब चीज़ें करता है जो एक सभ्य इंसान को नहीं करनी चाहिए। वो एक पैसा भी अपने गांव, अपने घर नहीं भेजता। अब दीपक को छोड़कर जो इनकी पूरी बड़ी फैमिली है, दीपक की वाइफ, उसकी बेटियां, उसका छोटा भाई, उसके मम्मी पापा, इन सबको संभालते हैं दीपक के पापा गाँव में। अब दीपक का जो छोटा भाई है सत्यम, वो इतना निस्वार्थ अपने मम्मी पापा की सेवा करता है, अपनी भाभी की सेवा करता है, अब उन दोनों बेटियों का ध्यान रखता है, जॉब जाता है, कि दीपक के मम्मी पापा जो है उनको सत्यम जो छोटा बेटा था वो बहुत प्यारा है कि यार ऐसा पुत्र ही होना चाहिए सबका, जो सबका ध्यान रखता है, सबका ख्याल रखता है और किसी भी बुरी आदत में पड़ा ही नहीं है। अब इस चीज़ को लेकर दीपक बहुत ईर्ष्या करता है, चिढ़ता है कि मम्मी पापा को छोटा भाई सत्यम इतना क्यों पसंद है, जबकि जो दीपक की हरकतें हैं वो बहुत बेकार थी। दीपक ना अपनी पत्नी से इतना लगाव रखता है, ना अपनी बेटियों से इतना लगाव रखता है, उनसे मिलने भी कभी कभार जाता है, पैसे भी नहीं भेजता। कई साल बीत जाते हैं, वो मुंबई में रहता है। अब कुछ टाइम बाद बरसात का टाइम चल रहा होता है और गांव में जो दीपक का परिवार है उसमें दीपक के पापा की तबीयत खराब हो जाती है। अब तबीयत थोड़ी और ज़्यादा खराब हो जाती है, थोड़ी क्रिटिकल हो जाती है। दीपक के पापा वसीयत लिखते हैं। उस वसीयत में सारी प्रॉपर्टी अपनी वो सत्यम के नाम लिखते हैं, सारी ज़मीनें अपनी सत्यम के नाम लिखते हैं। और जैसे ये बात पता चलती है दीपक को, दीपक ईर्ष्या से इतना गुस्सा में आ जाता है और इतना आग बबूला हो जाता है कि पापा ने सारी की सारी प्रॉपर्टी मेरे छोटे भाई सत्यम के नाम कर दी, मेरे नाम कुछ नहीं, मेरी वाइफ के नाम कुछ नहीं, मेरी बेटियों के नाम कुछ नहीं। उसको इतना गुस्सा आ गया, वो मन ही मन ये सोच रहा है कि मैं डायरेक्टली पापा से बात करूँगा कि आपने ऐसा क्यों करा, मेरे हिस्से में कुछ क्यों नहीं है। पर उसकी हिम्मत भी नहीं हो रही क्योंकि जो दीपक के पापा हैं वो भी बहुत स्ट्रिक्ट हैं, वो बहुत सख्त हैं और पूरे गांव में उनकी इज्जत है, सब उनसे अच्छे से बात करते हैं, डर कर रहते हैं और वो काफ़ी उसूलों वाले लोग हैं। जो उसके पापा हैं काफ़ी उसूल रखते हैं और उनको फॉलो करते हैं। तो दीपक की भी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं डायरेक्टली पापा से कैसे पूछूं। पर दीपक को मन ही मन इतना गुस्सा आ रहा है, इतनी ईर्ष्या हो रही है और वो कुछ दिनों बाद आता है, वापस अपने गाँव आता है, कुछ 15-20 दिन की छुट्टियाँ लेकर, ये सोचकर कि पापा से डायरेक्टली बात करेगा। अब जो दीपक के पापा थे ना, उन्होंने मन ही मन में कहीं ये सोचा हुआ था कि शायद ये सब देखने के बाद दीपक थोड़ा सुधर जाएगा और बाद में कुछ हिस्सा दीपक को भी दे देंगे। दीपक की मम्मी को भी यही था कि कुछ हिस्सा बाद में दीपक को भी दे देंगे, उसे सुधारने के लिए भी ये चीज़ करनी ज़रूरी है। अब दीपक कुछ दिनों बाद अपनी मम्मी से बात करता है कि मम्मी आप लोगों ने ये ठीक नहीं करा, सारी प्रॉपर्टी सत्यम के नाम कर दी, मुझे कुछ नहीं दिया। अब दीपक की मम्मी बोलती है कि यार तेरे पापा ने ये फैसला लिया, कुछ सोच समझ के लिया, अपनी हरकतें देख, तू ना परिवार का ध्यान देता है ना हम लोगों का ध्यान देता है, तेरी बेटी है, तुझे कुछ पढ़ी नहीं है। उसे बहुत गुस्सा आता है दीपक को कि कैसे बात कर रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो। वो चला जाता है। वो अपनी पत्नी से बात करता है, रीना से, कि तेरे को भी कुछ नहीं दिया, मुझे भी कुछ नहीं दिया। अब रीना भी बोलती है तू करता क्या है घर के लिए यार, पूरा घर पापा और जो ये तेरा छोटा भाई है ये चलाते हैं।
बेटियों का तक तू ध्यान नहीं रखता, तू अपना पैसा वहीं उड़ा देता है, तेरे को कोई कुछ क्यों देगा, नशों में पड़ा है, तुझे कुछ नहीं पड़ी परवाह। उसे इतना गुस्सा आता है, वो अपनी वाइफ पर हाथ उठा देता है। और उसको वैसे भी अपनी वाइफ कुछ पसंद नहीं थी, इसलिए क्योंकि उसने दोनों बेटियों को ही जन्म दिया था, मेघा और ज्योति को। तो उसको ऐसा था इसने आज तक बेटा तो दिया नहीं, तो उसका लगाव बेटियों से भी कम था और अपनी बीबी रीना से भी कम था। समय बीतता गया। अब ना एक दिन क्या होता है, गांव में इन सब का रूटीन था। जो सत्यम के मम्मी थे और जो सत्यम की वाइफ थी, ये रोजाना मंदिर जाते थे और मंदिर से आते थे। मंदिर थोड़ा पहाड़ों में ही था, तो थोड़ा पतला रास्ता है, वहाँ से ऊपर की तरफ जाता है। तो ये मंदिर जाते हैं और उस दिन भी मंदिर से आ रहे होते हैं, पर ये घर नहीं पहुँचते। अब शाम तक शोर मच जाता है कि यार ना रीना आई है और ना दीपक की मम्मी आई है, ये सब कहाँ है। सब ढूंढने चले जाते हैं, ढूंढते हैं, सबको पता लगता है ये मंदिर गए थे। मंदिर वाले रास्ते पे जाते हैं, देखते हैं थोड़ा बगल में वो गिरे हुए हैं और उनको उठाते हैं, तो वो होश में ही नहीं है, उनके सर से खून आ रहा है, उनको चोट लगी हुई है, वो गुजर चुके हैं, वो उठे ही नहीं। अब सब सदमे में चले जाते हैं, पुलिस केस पड़ता है, पुलिस आती है, पुलिस इन्वेस्टिगेट करते हैं, कुछ पता नहीं लगता और दिन बीत जाते हैं। अब 15, 20, 25 दिन बीत जाते हैं, सब सदमे में है कि उस दिन वहाँ आखिरकार हुआ क्या। क्या उनका पैर फिसला और वो गुजर गए, या कुछ हुआ, किसी ने मारा, कुछ पता नहीं लगा। पर किसी को जब कुछ पता ही नहीं लगा तो सब कुछ ऐसे बंद हो गया। 20-25 दिन बीत जाते हैं। अब जो दीपक था वो इतने गुस्से में होता है कि वो पिछले बीते हुए कुछ दिनों में बोलता है कि मैं अब मुंबई वापस नहीं जाऊंगा, मैं अपनी बेटियों का यहाँ ध्यान रखूंगा, उनके साथ रहूंगा, उनका ख्याल रखूंगा, उनका पालन पोषण करूंगा। मेरी पत्नी, मेरी माँ गुजर गई, अब मैं यहीं रहूंगा, सबका ख्याल रखूंगा। वो जॉब छोड़ देता है मुंबई वाली, अब वो यहीं रहना शुरू करता है गाँव में। अब 20-25 दिन बीत चुके होते हैं। अब एक दिन दीपक ना ऑब्जर्व करता है कि ना उसके हाथ से ना स्किन निकल रही है बड़े गंदे तरीके से जल कर। वो हैरान हो जाता है कि ये क्या हुआ। अब दिन और बीतते हैं, उसके घर वाले भी देख लेते हैं, पूछते हैं कि दीपक क्या हुआ, तो वो जवाब नहीं देता कि ये कुछ नहीं हुआ, ठीक हो जाएगा। और बाकी सब लोग उससे इतने अच्छे से बात भी नहीं करते थे, क्योंकि दीपक ना अपनी बेटियों से ठीक से बात करता था, ना गांव वालों से, ना परिवार वालों से, तो किसी की नहीं बनती थी उससे। तो सबको ऐसा था यार देख लेगा, अपने आप देख लेगा। अब 1-2 दिन और बीतते हैं। रात के समय सत्यम बाहर होता है, अपने घर के बाहर होता है 1-1:30 बजे के करीब, और वो बाहर टहल रहा होता है, टेंशन में होता है कि यार घर पे ये सब क्या हो गया। जहाँ गाय बांधते हैं ना, उस वाले एरिया की तरफ वो टहलता हुआ जा रहा होता है। वहाँ से ना उसे फुसफुसाने की आवाज़ आती है, अजीब व गरीब, कि कोई बात कर रहा है, कुछ चैंटिंग कर रहा है, कुछ मंत्रों की। वो गाय जहाँ बांधते हैं वहाँ जाने लगता है, उस तरफ जाता है। इतने में वहाँ से दीपक बाहर आता है। सत्यम पूछता है कि क्या कर रहा था, तो इतने में दीपक बोलता है मैं फ़ोन पे बात कर रहा था, मुझे नींद नहीं आ रही थी, बाहर आया तो बाहर ठंड लग रही थी, थोड़ा अंदर जाकर बात करने लग गया फ़ोन पे, और दीपक चला जाता है। सत्यम को बड़ा अजीब सा फील होता है, क्योंकि वहाँ से अजीबोगरीब आवाज़ आ रही थी, चैंटिंग जैसी। सत्यम अंदर जाता है, देखता है कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है, वो बाहर आ जाता है। दिन बीतते हैं। अब वो ऑब्जर्व करते हैं कि जो दीपक है वो बहुत डरा डरा रहने लग गया। उससे बात भी करो, पीछे से बुलाओ भी तो एकदम से घबरा जाता है, डर जाता है, और बेटियों से भी गुस्से में बात कर रहा है और भाग जा रहा है, किसी से बात नहीं कर रहा है, रात को चीख रहा है। 1-2 दिन बाद रात को सोया हुआ है, रात को चीख रहा है सपनों में, और जोर जोर से चीख रहा है, मैं तुम्हें सब दे दूंगा, मैं तुम्हें सब दे दूंगा, तुम थोड़ा इंतज़ार करो, मैं तुम्हें सब दे दूंगा। उसके हाथ की भी जो कंडीशन थी वो दोनों हाथों पर हो गई है, स्किन निकलने लगी है गंदे तरीके से। अब परिवार वाले डर जाते हैं, सत्यम डर जाता है, उसके पापा डर जाते हैं। अब दीपक के पापा सत्यम को बोलते हैं इसको डॉक्टर को दिखा भाई, ये तो बहुत ही ज़्यादा अजीब हो गया है, इसको सदमा लग तो नहीं लग गया है, इसको दिखाते हैं ना। हाथ की हालत, डरा हुआ है, बातें कर रहा है, कहीं अकेले बैठा हुआ है, कभी बातें कर रहा है किसी से, रात को चीख रहा है, चिल्ला रहा है, इसको कुछ हो गया, ये मानसिक संतुलन तो नहीं खो देगा। वो डॉक्टर को दिखाते हैं और डॉक्टर दवाइयाँ देता है और ट्रीटमेंट करना शुरू करता है। बट वो हॉस्पिटल में भी अजीबोगरीब हरकतें कर रहा है, किसी से बात कर रहा है, क्योंकि डे बाय डे उसकी तबीयत ख़राब होती जा रही है। अब साइड बाय साइड जो मेघा थी, जो छोटी वाली बेटी थी, जो 10 साल की थी, उसको ना सपने आ रहे थे कॉन्टीन्यूस कि उसको ना मम्मी और उसके दादी दिखते थे सपने में, और ऐसा दिखता था कि कोई साया आया और उन्होंने उसको धक्का दे दिया और वो दोनों गिरे और मर गए। अब उसकी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं पापा को बताऊं, पापा की इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रखी है, वो डांटते हैं। तो ना वो क्या करती है बच्ची मेघा, सत्यम को बताती है। सत्यम सुन लेता है, सत्यम कहता है बहुत विचित्र है, देखते हैं इस पर क्या करना है, बात करेंगे। और इतने में दीपक की भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। अब दीपक की तबीयत इस कदर ख़राब होगी कि हॉस्पिटल में वो ज़्यादा टाइम बेहोश है,
और जब होश में आ रहा है ना तो उसको याद ही नहीं है कि ये मेरी बेटी है, ये मेरा भाई है, ये मेरे पापा है, ऐसा कुछ याद ही नहीं आ रहा। उसको शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो गया। कभी कभी याद आ रहे, कभी कभी याद नहीं आ रहे, उसको समझ ही नहीं आ रहा। कभी चीख रहा है, डर रहा है और एक कोने में बैठकर बोल रहा है मैं सब दे दूंगा तुम्हें, मैं लौटा दूंगा, मुझे वक्त दो, ऐसे ऐसी बातें कर रहा है। कभी डरा हुआ है, रो रहा है, और लेटा हुआ है तो हिल रहा है जोर जोर से, जैसे सपने देख रहा है और सपनों में हिल रहा है, कुछ हो रहा है इसके साथ सपनों में। उससे पूछा तो वो बता भी नहीं रहा है कि क्या हो रहा है। अब उसकी हालत 7-8 दिन बाद इतनी ख़राब होगी, डॉक्टर्स ने कहा इस पे दवाइयों का असर नहीं हो रहा, इसकी बॉडी रिस्पॉन्स नहीं कर रही है, अब ये शायद नहीं बचेगा, इसको आप अपने घर ले जाओ, अंतिम समय है, इसकी सेवा करो, अब कुछ पल इसके साथ बिताओ। उसको घर ले आए, समझ नहीं आया कि हुआ क्या। अब पूजा पाठ के लिए पंडित को दिखाया कि यार अच्छे से सब सही हो जाए, दवाइयों से तो असर नहीं हो रहा, तो क्या पता पंडित ठीक कर दे। पंडित जी को दिखाया, पंडित जी ने देखा, पूजा पाठ करी कि शांति हो सब कुछ। तो पंडित जी कह रहे हैं यार जैसी हालत हो रखी है किसी तांत्रिक को दिखाओ, क्या पता कुछ और हो रखा हो, वो ठीक कर दे। अब वो कहते हैं ठीक है, तो वो किसी तांत्रिक को दिखाते हैं, बताते हैं, तांत्रिक इनके घर पर आते हैं और जैसे ही वो दीपक का हाथ पकड़ते हैं और वो एक ही चीज़ बोलते हैं कि ये ब्लैक मैजिक से बंध चुका है और ब्लैक मैजिक की वजह से इसका ये हाथ गलता जा रहा है, बॉडी गल रही है, ये डर रहा है, ये अपना याददाश्त खो रहा है। जब उन्होंने उसका हाथ पकड़ा तो उन्होंने बोला कि मैं देख पा रहा हूँ कि आसपास 15-20 प्रेत आत्माएं हैं आसपास ही, जो इसका इंतज़ार कर रही हैं कि मरेगा, इसकी आत्मा को ले जाएंगे। सब दंग रह गए, ये क्या बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो, ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ। तो उन्होंने कहा कि मुझे समय दो, मुझे क्रिया करनी होगी, मैं पूजा पाठ हवन करूँगा और उस हिसाब से देखूँगा कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, और फिर तुम लोगों को बताऊँगा कि हुआ क्या। वो पूरी अपनी विधि निभाते हैं, करते हैं, और उसके बाद वो जो भी वो आसपास की आत्माएं थी या दीपक था, वो क्या पोजेस करते हैं, किससे बात करते हैं, सब कुछ करने के बाद वो बताते हैं कि आपके बेटे ने, दीपक ने ब्लैक मैजिक करा था और आपके घर में आपकी माता की और इनकी बीवी की जो डेथ हुई है या जो वो गुजरे हैं, वो इसकी वजह से उतरे। इसने ब्लैक मैजिक कर कर किसी साये के थ्रू उनको मरवाया है, और जो भी इनके बीच सौदा हुआ था वो पूरा हो गया दीपक के एंड पे कि वो मर गए, गुजर गए। पर दीपक ने जो उनके साथ वादा करा था, जो भी था वो वादा, वो पूरा नहीं करा, इसलिए वो प्रेत आत्माएं इसको तंग कर रही हैं और इसको वो तब तक तंग करती जाएंगी जब तक ये नहीं देगा उनको वो चीज़। और इसको इतना कम ज्ञान था ब्लैक मैजिक का, काले जादू का, कि इसने कर तो दिया, उसको संपूर्ण कैसे करते, निभाते कैसे, क्या क्या किराए, इसको पूरा नहीं पता था और ये उस जाल में फंस गया। अब वो सब प्रेत आत्माएं इसको तड़पा रही हैं, डरा रही हैं, मार रही हैं, गला रही हैं कि ये जैसे ही अपने प्राण त्यागेगा इसकी आत्मा को ले जाएंगे वो, और ये होगा, निश्चित होगा। अब परिवार वाले कह रहे हैं कि बचा लो हमारे बेटे को, या ठीक कर दो, या मुक्त कर दो, कुछ तो करो, इतनी भयानक मौत। उनको गुस्सा भी आ रहा है कि इसने क्या करा है, ये इतनी ईर्ष्या में जल गया था क्या। उसको ये था कि पहले ये बीवी और जो माता है उसके, उनको मारेगा, फिर भाई को मारेगा, फिर कोई नहीं होगा तो प्रॉपर्टी उसको ही मिलेगी। पत्नी से इसलिए ईर्ष्या थी कि दोनों बेटियां थी, माता से इसलिए ईर्ष्या थी कि वो एक ही बेटे को प्यार करती है, तो उसने दो को तो मार दिया था। उसका ये था भी प्लान कि अब सत्यम की बारी है। पर अब उस बीच ही इसके साथ ही ब्लैक मैजिक रिवर्स हो गया और इसके साथ ही सब कुछ होने लग गया। वो घर आए कुछ दिन बाद, जो दीपक था वो गुजर गया और सबको लगा कि अब सब कुछ शांत हो गया, सब कुछ ठीक हो गया, वो जिस भी जाल में फंसा हुआ था वो सब निकल गया। बट बाद में पता चला, सत्यम ने भी बाद में बताया कि मेघा ने उसको बताया था कि उसको सपने आते हैं कि जो माता है और जो रीना है दीपक की पत्नी, वो सपनों में आते हैं और दिखता है कि किसी साये ने धक्का मारा, तो वो दीपक ने करा था। ये चीज़ पता लगी है। शायद रीना और मम्मी अभी भी मुक्त नहीं हुए हैं, इस वजह से वो सपनों में आते, तो पंडित से पूजा वगैरह कराई और सपने आने भी मेघा को बंद हो गए। पर कुछ दिनों बाद जो ज्योति थी, बड़ी बेटी जो 12 साल की थी, उसको अजीबोगरीब प्रेत आत्माएं दिखने लगी, जैसे दीपक को दिखती थी। जैसे उन तांत्रिक ने जब दीपक का हाथ पकड़ा था और बोला था 20-25 प्रेत आत्माएं तो इधर उधर घूम रही हैं, तो वैसे ही जो ज्योति है वो बताती है कि मुझे प्रेत आत्माएं दिखती हैं, ऐसे दिखते हैं, अजीबोगरीब लोग दिखते हैं मेरे आसपास, 15-20 लोग जो मुझे डराते हैं, धमकाते हैं। अब ये बिना टाइम वेस्ट करे सत्यम, जो दादाजी थे, सब उसी तांत्रिक के पास जाते हैं और पूछते हैं कि यार बेटी को दिख रहा है। वो हवन करते हैं, अपनी विधि करते हैं और वो पता लगाते हैं और वो बोलते हैं कि जो भी काम करा था दीपक ने,
वो पूरा नहीं करा। और वो काला जादू इस कदर था कि इसको रिवर्ट मिल गया था जो इसने मांगा, बट जिस बदले में मांगा वो बदला इसने दिया नहीं अब तक। तो इसको तो ले गए, अब इसकी ब्लड लाइन में जितने भी लोग हैं बारी बारी एज वाइज सबको ऐसे हॉन्ट करके ख़त्म कर देंगे और यही होगा। इसलिए अब ज्योति को दिख रहा है, ज्योति के मरने के बाद दिखेगा, ये मेघा को मेघा के बाद दिखेगा, सत्यम को सत्यम के बाद दिखता जाएगा इनकी ब्लड लाइन में जितने भी लोग हैं। अब ये कांप गए सारे कि ये तो हम सब फंस गए, हम सब तो मरेंगे, अब क्या होगा, बताओ कुछ कैसे करें। तो जो तांत्रिक थे उन्होंने बोला बहुत बड़ा मंदिर है हिमाचल में, बंगलामुखी माता, जिन्हें काली माता का एक रूप कहा जाता है, उनके पास जाने से जितनी भी काली शक्तियाँ होती हैं, ब्लैक मैजिक होता है, इन सब का तोड़ होता है। तो उन्होंने कहा कि तुम वहाँ जाओ, वहाँ बहुत बड़े बड़े मंदिर में पंडित बैठते हैं जिनको इन चीज़ों का ऐसा ज्ञान है कि वो किसी भी कदर किसी भी तरीके से हेल्प कर सकते हैं। तो वो वहाँ जाते हैं, वहाँ दिखाते हैं, वहाँ पूजा पाठ हवन होता है। उसके बाद वहाँ उनको जो पंडित जी हैं वो एक बंगलामुखी माता का धागा देते हैं और ज्योति को बोलते हैं ये तेरे को हमेशा पहन के रखना है। जब भी वो उसको पहनेगी कभी भी उसका कुछ भी गलत नहीं होगा। उसको दिखेंगे आत्माएं, प्रेत, ये सब दिखेंगे, क्योंकि वो टूट नहीं सकता, क्योंकि वो लेन देन वाला काला जादू था जिसमें लेन तो हो गया था, देन रह गया था। तो वो तब तक नहीं टूटेगा जब तक ये लोग मरेंगे नहीं। अब ऐसा बताया तो उन्होंने कहा कि ये धागा तुम्हें हमेशा पहन के रखना है, हमेशा, हर मंथ। जो मेघा है, ज्योति है, सत्यम है, उसके दादा है, ये सब लोग बंगलामुखी माता मंदिर जाते हैं, अपने हाथ का धागा चेंज करते हैं और उसको चेंज कर कर हमेशा हर मंथ चेंज करते हैं। अब जो ज्योति है उसका ये कहना है कि उसको प्रेत आत्माएं दिखती हैं और वो उसको कुछ करती नहीं है, हॉन्ट भी नहीं करती, सपनों में नहीं आती, पर उसे दिखती है। ऐसा नहीं कि हमेशा दिखती हैं, बट कभी कभार दिखती हैं। और कितनी बार ऐसा हुआ है कि वो किसी मंदिर जा रही है और उस टाइम पर दिख रही है उसको प्रेत आत्माएं, पर वो मंदिर के अंदर नहीं आती, वो मंदिर के अंदर अकेले जाती है। और ये सुनकर इतना अजीब लग रहा था कि यार ऐसा भी होता है क्या रियल लाइफ में। तो वो कहते कि जब से ये धागा पहना है वो हॉन्ट नहीं करते, वो डराते नहीं, उनकी आवाज़ें नहीं सुनाई देती, सपनों में नहीं आते, पर वो दिखते हैं कभी कभी। और मंदिर में जब मैं जाती हूँ और कभी तब दिख रहे हो तो वो मंदिर के अंदर नहीं आते, वो बाहर ही रहते हैं, मंदिर के औरा में भी नहीं आते, और वो अकेले अंदर आती। जब बाहर आते हैं तो बाहर होते हैं, अगर वो दिखते हैं तो साथ चलते हैं, दिखते हैं। तो अब तक अभी भी उनकी फैमिली में सिर्फ और सिर्फ ज्योति को दिखते हैं। अगर ज्योति गुजर जाती है तो मेघा को दिखेंगे, ऐसा उन तांत्रिक ने बताया। बट अभी तक ज्योति को दिखते हैं और कुछ भी नहीं कर पा रहे क्योंकि उनके हाथ में बंगलामुखी माता का धागा है, पूजा करा हुआ, मंत्रों से बांधा हुआ धागा है। तो ये इंसिडेंट था जिसको सुनने के बाद दिमाग तो ऐसे खुल गया कि यार क्या क्या हो रहा है दुनिया में। काला जादू इस कदर काला जादू करा जा सकता है कि जिसकी कोई हद नहीं। ये एक छोटा लेवल था, उन्होंने जैसा मुझे बताया कि पता नहीं कितने बड़े लेवल के काले जादू करे जाते हैं। तो अगर आप लोगों के पास भी ऐसा कोई हॉरर इंसिडेंट है तो यही मेरी जीमेल आईडी, यहाँ शेयर करो, लिख दो, मैं रीड करूंगा एंड ट्राई करूंगी यहाँ आप सबके साथ शेयर करूं। क्या पता अगली बार आपका इंसिडेंट बने थ्रिल टेल्स का नेक्स्ट एपिसोड। मैं हूं अंकित, मिलते हैं अगले डरावने हादसे में। तब तक अंधेरा थोड़ा कम रखें क्योंकि सन्नाटा सब सुनता है।